हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। ये आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोगों ने जो है नवीन स्वायत्त राज्य और 18वीं शताब्दी के जो राज्य हैं उसी क्रम में कल हम लोगों ने मैसूर राज्य के बारे में पढ़ा था और किस तरह से अंग्रेजों ने मैसूर को 4 युद्धों के बाद पराजित किया, यह हम लोग पढ़ चुके हैं कल। आज हम लोग सिंध का विलय अंग्रेजों ने कैसे किया यह पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंध का विलय, अंग्रेजों ने सिंध को कैसे जीता। 18वीं शताब्दी में सिंध, 18वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 18वीं शताब्दी की। यहां पर कल्लौर सरदारों का शासन था। कल्लौर, 18वीं शताब्दी में यहां पर कल्लौर सरदार का शासन था। देखिए सिंध है कहाँ? तो सिंध आज के पाकिस्तान में है, लेकिन 1947 के पहले, वर्ष 1947 के पहले यह भारत का ही एक प्रमुख प्रांत था। सिंध को अगर आप देखिएगा तो सिंध के पूरब में, सिंध के पूरब में आपका राजस्थान है, भारत का आज का जो राजस्थान है, और गुजरात है। अगर सिंध के उत्तर में आप जाइएगा तो पाकिस्तान का पंजाब है, और वहीं पर पंजाब के ही पश्चिम में आप देखिएगा बलूचिस्तान है, और फिर यहाँ पर दक्षिण में आइएगा तो अरब सागर है, जिसको मकरान तट भी कहा जाता है। मकरान तट कहा जाता है। और इस माध्यम से अगर आप देखिएगा तो ये समुद्री मार्ग से अगर कोई आदमी यूरोप से चलता है भारत के लिए, तो उसको सिंध के अरब सागर होते हुए वो आराम से भारत पहुंच सकता है। एक तो यह है कि जल मार्ग से सिंध की अवस्थिति जो थी वह एकदम समुद्र के किनारे थी। दूसरा बात कि सिंध के पश्चिम में ईरान है, और स्थल मार्ग से हम ईरान से होते हुए यूरोप पहुंचा जा सकता है। कहने का अर्थ कि सिंध का जो महत्व था वह जल मार्ग के कारण भी महत्वपूर्ण था और स्थल मार्ग के कारण भी महत्वपूर्ण था। दोनों कारणों से यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पड़ाव था या स्थल था। तीसरा चीज यह भी है कि यहाँ पर अगर ब्रिटेन की कोई वस्तु है, अगर वो भारत आ रहा है, तो सिंध के जीतने के बाद अगर अंग्रेज सिंध जीत लेते हैं तो उनको जो है पश्चिम एशिया का बहुत बड़ा बाजार मिल जाता। पश्चिम एशिया का बहुत बड़ा बाजार मिल जाता। इन्हीं सब कारणों से सिंध पर अंग्रेजों की नज़र गई। इसी सब कारण से सिंध पर अंग्रेजों की नज़र गई। यह तो हुआ कि सिंध का एक सामरिक महत्व क्या था और वाणिज्यिक महत्व क्या था, क्योंकि अगर सिंध पर नियंत्रण हो जाता है तो कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया पर भी अंग्रेज नियंत्रण रख सकते थे। सामरिक महत्व भी था और वाणिज्यिक महत्व यह था कि सिंध जो था वह अरब सागर तट पर, मकरान तट पर अवस्थित था, और उस जलमार्ग द्वारा वह यूरोप के व्यापार से जुड़ा हुआ था, और स्थल मार्ग से वह ईरान से जुड़ा हुआ था, और वो भी जो है एक आप कह सकते यूरोप से जुड़ा हुआ था, और पश्चिम के व्यापार के लिए, पश्चिम एशिया के जो बहुत बड़े बाजार के लिए जो है ब्रिटेन वस्तु के लिए यह निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता था। इन सब कारणों से सिंध पर अंग्रेजों का गया। 18वीं शताब्दी में सिंध पर कल्लौर सरदारों का शासन था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक हुआ यह कि सिंध के पास जो है बलोच पहाड़ी है, बलूचिस्तान की कुछ पहाड़ी है। एक तालपुर जगह है, तालपुर के बलोच जो है वो जो है पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर नीचे की ओर आ गए, सिंध के मैदान में आ गए 1771 के आसपास। और 1783 ईडी में एक व्यक्ति है मीर फतेह अली खान। मीर फतेह अली खान है, इन्होंने क्या किया? सिंध पर अधिकार कर लिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनकी मृत्यु 1800 ईडी में हो गया। जब 1800 ईडी में इनकी मृत्यु हो गई तो मीर फतेह अली खान के 4 और भाई थे। मीर फतेह अली खान एक बड़े भाई थे,
मतलब कुल मिला के फिर मीर फतेह अली खान 5 भाई थे। तो एक भाई मीर फतेह अली खान की मृत्यु जो है 1800 AD में हो गया। 4 भाई जो है, जो 4 यार के नाम से भी जाने जाते थे। इतने भाई में प्रेम था कि भाई से बढ़कर ये यार थे, तो 4 यार हो गई है, इसलिए 4 भाई भी कहा जाता है, इनको 4 यार भी कहा जाता है। इन लोगों ने क्या किया कि सिंध को जो है अपने 4 मतलब हिस्से में बांट लिया, और यही सिंध के 4 अमीर जो है सिंध पर शासन करते थे। यह हो गया यहाँ तक। इधर यूरोप में क्या हो रहा था, बहुत तेजी से देखा जा रहा था कि फ्रांस और रूस एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, और टिलसिट की संधि भी हो गई थी। टिलसिट की संधि हो गई थी। कहने का अर्थ कि भारत पर फ्रांस के भी हमले का खतरा था और रूस के भी हमले का खतरा था। और यही समय है जो है लॉर्ड वेलेस्ली 1805 में भारत से गवर्नर जनरल का पद उसका समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं। और लॉर्ड मिंटो सिंध के अमीरों से एक शाश्वतपूर्ण संधि करते हैं, शाश्वतपूर्ण मित्रता की संधि करते हैं। और ये संधि इसलिए करते हैं सिंध के अमीरों से क्योंकि उनको जो है फ्रांस का आक्रमण का भय था, और लॉर्ड मिंटो से यह वचन लेते हैं कि मतलब सिंध के अमीरों से लॉर्ड मिंटो ये वचन लेते हैं कि अगर कोई भी आक्रमण या फ्रांस के किसी भी व्यक्ति को आप अपनी सेवा में या सिंध में नहीं रहने दीजिएगा। ये लॉर्ड मिंटो सिंध के अमीरों से शाश्वतपूर्ण मित्रता करता है, और उसके बाद इस मित्रता में यह है कि फ्रांस के किसी भी व्यक्ति को आप सिंध में नहीं आने दीजिएगा। इतना लॉर्ड मिंटो फ्रांस से डरता था। अठारह सौ 1831 में एक थे अलेक्जेंडर बर्न्स ने सिंधु नदी का यात्रा किया, और सिंधु नदी के जो मार्ग का पता किया कि कौन सा मार्ग से वो चलता है। इनका उद्देश्य वाणिज्यिक था। तो सिंध के अमीर डर गए कि क्या हो रहा है। तो इन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम रणजीत सिंह के लिए उपहार लेके जा रहे थे सिंध की नदी के थ्रू, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन इनका उद्देश्य यही नहीं था, इनका था कि सिंध का उपयोग अब किया जाए। तो 1832 में कर्नल पोटिंगर को भेजा गया और कहा गया कि सिंध में जो भी नदी है और जो भी सड़क है उसका उपयोग अब व्यापार के लिए किया जाएगा। 1832 में कर्नल पोटिंगर को भेजा गया और सिंध के अमीरों से यह संधि करवाया गया कि सिंध में जो भी नदी है या सड़क है उसका उपयोग अंग्रेज व्यापार के लिए कर सकते हैं। 1831 में ही एक चीज़ और याद रखिएगा, 1831 में ही अलेक्जेंडर बर्न्स आए थे और 1831 में ही एक चीज़ और संधि हुआ था। 1831 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे रणजीत सिंह से जाके मिले थे रोपर में, पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे, और कहे थे कि हम दोनों जो है आपस में सिंध राज्य को आपस में आधा हिस्सा बांट लेते हैं। लेकिन रणजीत सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर जो है कर्नल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कर्नल पोटिंगर को भेजा और कहा कि सिंधु नदी का जो सड़क है और या नदी है उसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाए। यह संधि हो गया। 1838 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, और लॉर्ड ऑकलैंड ने सिंध के अमीरों को धमकाया कि रणजीत सिंह आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए आप हमसे संधि कर लीजिए। लॉर्ड ऑकलैंड ने सिंध के अमीरों से संधि किया, और इस संधि में यह हुआ कि सिंध के हैदराबाद दरबार में, सिंध में भी एक हैदराबाद है, जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है, उसी प्रकार सिंध में भी एक हैदराबाद है। तो
हैदराबाद में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा और वहां पर आउटरम को बैठाया। रेजिडेंट कौन बने? आउटरम। और भी संधि हुई, और जो भी संधि हुआ वह फ्रांस के ध्यान में रखते हुआ कि फ्रांस वहां पर इंटरवेंशन न करे, और जो भी सिंध के अमीरों में अगर मध्यस्थता की बात होगी तो अंग्रेज ही करेंगे। एक तरह से कहिए कि सिंध के अमीरों ने सहायक संधि अंग्रेज का स्वीकार कर लिया था। यहां तक तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब 1838 AD में जो है एक संधि हुआ, 1838 AD में एक संधि हुआ ऑकलैंड गवर्नर जनरल रणजीत सिंह और शाह शुजा। शाह शुजा आपको याद ही होगा कि शाह शुजा जो है अहमद शाह अब्दाली के पोता थे, जिनको अफगानिस्तान से इनके भाई ने भगा दिया था। तो ये अब्दस्त अफगानिस्तान के नवाब थे। तो लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा, इन तीनों में एक संधि हुआ, और संधि में यह शर्त था कि शाह शुजा जो है अपना सिंध पर अधिकार छोड़ देगा। बदले में अंग्रेज और रणजीत सिंह मिलकर शाह शुजा को काबुल जीतने में या अफगानिस्तान जीतने में मदद करेंगे। यह संधि हुआ था। लेकिन उसके पहले ही 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यह मैंने आप लोगों को बता चुके हैं। इसी समय ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो जाता है। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जब शुरू हो जाता है, यह युद्ध चलता है 1838 से लेकर 1842 तक, और इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह पराजित होते हैं। तो 1842 AD में ही ऑकलैंड को वापस बुला लिया जाता है और गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है एलनबरो को। और सिंध में जो रेजिडेंट थे आउटरम, उनके जगह अब जो है चार्ल्स नेपियर की नियुक्ति की जाती है। चार्ल्स नेपियर। अब सिंध के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन हो गए? चार्ल्स नेपियर। और गवर्नर जनरल कौन हो गए? एलनबरो। एलनबरो जैसे ही 1842 में भारत आए तो सबसे पहले प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को इन्होंने समाप्त कर दिया, और चार्ल्स नेपियर को जो है सिंध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया। चूंकि अफगान में ब्रिटिश बुरी तरह हारे थे, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एलनबरो ने यह फैसला किया, गवर्नर जनरल एलनबरो ने यह फैसला किया कि 1800 की सिंध को क्यों न मिला लिया जाए। तो सिंध को 1843 में एलनबरो, गवर्नर जनरल एलनबरो के कहने पर चार्ल्स नेपियर ने मिला लिया, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंट वही था वहाँ पर सिंध में। चार्ल्स नेपियर ने जब सिंध को मिलाया तो यह कहा कि सिंध को जीतने का हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर संधि के द्वारा सिंध के अमीर जो है ब्रिटिश की बात मान रहे थे और सहायक संधि भी स्वीकार कर लिए थे। एक प्रकार से वो उसके आश्रित भी हो गए थे। लेकिन अफगान युद्ध में वो बुरी तरह पराजित हुए थे, और अफगान की क्षतिपूर्ति या अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, अफगान में हार की पराजय का सम्मान में बदलने के लिए चार्ल्स नेपियर ने क्या किया कि 1843 में 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। उसने कहा कि सिंध को विलय करने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह मैं जो है सबसे लाभोचित निजता का काम करूँगा। बात को समझिएगा, ये इसमें लाभ तो है लेकिन बहुत निजता का काम है, वो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, चार्ल्स नेपियर का कथन है कि मैं सिंध को जीतने का मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, फिर भी हम जो है या लाभोचित निजता का काम करने जा रहे हैं। यह चार्ल्स नेपियर का कथन है। तो इस प्रकार से सिंध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यही है सिंध का विलय। इस प्रकार से अंग्रेज जो है, आप कह सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया ही कि बंगाल, मराठा, सिंध, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, जितने भी यूरोपीय शक्तियाँ थी भारत में, फ्रेंच, स्वीडन, पुर्तगाली, डच, सभी को पराजित कर दिए। डेंस सबको पराजित कर दिए। अवध, भारत की जो स्थानीय शक्तियाँ थी, अवध, रोहिलाखंड, जो भी मुगल बादशाह, दिल्ली मुगल बादशाह के थे, सबको एक एक करके वो समाप्त करते जा रहे थे और भारत पर उनका अपना
नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। बंगाल भी जीत लिए, पूरा भारत का पूर्वी हिस्सा, इधर जो है आपको सिंध भी जीत लिए, भारत का पश्चिमी हिस्सा। इस तरीके से बहुत बड़े क्षेत्र पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। थोड़ा सा हम आपको जो कल हम मैसूर राज्य पढ़ाए थे उसी में से कुछ, सिंध का विलय आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैसूर राज्य के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, और भी जो जो परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है वो मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। एक तरह से आप समझिए क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, टीपू जो है, मैंने आपको बताया था कि 1791 में मराठों ने श्रृंगेरी मंदिर को जब लूट लिया था तो टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। टीपू के राजमहल से 100 मीटर की दूरी पर रंगनाथ नाव का मंदिर था, और टीपू जो है उसकी बहुत ही मतलब धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए कभी भी उसको टच नहीं किया। टीपू जो था उसने हिंदू देवी देवता के आधार पर मुद्रा जारी किया था, नवीन माप तौल की प्रणाली लाया था, कैलेंडर लाया था, राष्ट्रीय कैलेंडर लाया था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके दरबार में 2 हिंदू इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, पूर्णिया और कृष्णराज। ये 2 इंपॉर्टेंट अधिकारी थे इनके दरबार में। हैदर अली के दरबार में खंडेराव एक इंपॉर्टेंट ब्राह्मण अधिकारी थे, मैंने कल चर्चा किया था। और टीपू सुल्तान के राज में पूर्णिया और कृष्णराज थे। बाकी कुछ चर्चा मैंने किया था कि इसने जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, जैकोबिन क्लब का सदस्य था, रियूने को जो एक फ्रेंच सैनिक था उसको कहा कि जो है नौसेना का निर्माण करो, और 3 डॉकयार्ड बनवाया था, वजीराबाद, मलिहाबाद, मंगलौर। इसने भू राजस्व 1/3 लिया था। एक पर्यवेक्षक ने कहा है कि मैसूर की जनता ज़्यादा खुशहाल थी मद्रास की जनता से। मद्रास का अर्थ हुआ अंग्रेज के शासित क्षेत्र से ज़्यादा अच्छा मैसूर के लोग थे। सर जॉन सॉर जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, उसने भी यह बात कहा कि मैसूर के लोग ज़्यादा खुशहाल थे, उनकी उद्योग, उनका शक्ति, व्यापार वाणिज्य सभी डेवलप था। और टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति था जो यह मानता था कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति की नींव है। इसलिए आर्थिक पावरफुल बनने पर इसने काफ़ी जोर दिया। आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति की नींव है। यह पहला टीपू सुल्तान ही जो है प्रखर बुद्धि का क्षमतावान व्यक्ति था जो ये समझा कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति का निर्माण करेगा। इसने विभिन्न देशों में दूतावास स्थापित किया, मॉरिशस हुआ, चाहे आपका अरब हुआ, कुस्तुनतुनिया हुआ, तुर्की हुआ, कहीं भी हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब से जो है इसने, और विदेशों में अपना विदेशी दूतमंडल खोला, विदेशी दूतावास खोला, दूतों का आदान प्रदान किया। तो कहने का अर्थ कि यह काफ़ी प्रखर मस्तिष्क का आदमी था। कल मैंने आपको कहा था कि जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद हैदर अली ने टीपू सुल्तान ने कमान संभाला था, और पोलीनूर का युद्ध हुआ था, और पोलीनूर के मैदान में जो है इसने पराजित कर दिया था मुनरो को, थॉमस मुनरो को। ये सब मैंने आपको कल ही चर्चा किया था, इसलिए कुछ ये सब कल का ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से टीपू सुल्तान से इससे ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब टीपू सुल्तान का राज्य जीत लिया गया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि 1801 AD में कर्नाटक के नवाब को भी कहा कि आप जो है पेंशन लीजिए और कर्नाटक का क्षेत्र जो है ब्रिटिश को सौंप दीजिए। ठीक, कर्नाटक के बारे में मैंने बताया था, मोहम्मद अली की चर्चा किया था, और कर्नाटक की राजधानी अरकाट है जिस पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया था। मैंने ये चर्चा किया था फ्रांस की सहायता से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ये सब चर्चा कल हुआ था। तो और उसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र और मैसूर का क्षेत्र जो मालाबार तट तक टकराता था उसको मिला के मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया था।
और ये क्षेत्र जो था 1947 तक बना रहा। फिर 1947 में ही जो है बाद में मद्रास अलग किया गया, फिर कर्नाटक तमिलनाडु अलग किया गया, कर्नाटक अलग किया गया, वो अलग कहानी है। लेकिन आप यही समझिए कि पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में कर्नाटक भी आता था, मैसूर का हिस्सा जो मालाबार तक टकराता था। ये सब मद्रास 1947 के पहले तक ऐसे ही था। तो यही है आपका कर्नाटक के बारे में, मैसूर कैसे जो है। हाँ, एक चीज़ और, मैसूर से एक बात याद आया कि आधुनिक मैसूर राज्य का जन्मदाता कौन है। आधुनिक मैसूर राज्य का आधुनिक मैसूर का जन्मदाता कौन है? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ये भारत के बहुत बड़े इंजीनियर थे। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को जन्म हुआ था और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 102 साल ये जिए थे। भारत में प्रति वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर डे मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और इनका एक बहुत आधुनिक मैसूर के निर्माता तो थे ही। हैदराबाद में हमेशा जल प्रलय आता रहता था, बाढ़ आता रहता था। तो हैदराबाद में बाढ़ नहीं आया तो उसका व्यवस्था विश्वेश्वरैया ही ने सबसे पहले किया था। हैदराबाद को बाढ़, जो प्रायः बाढ़ से प्रभावित होता रहता था, उससे बचाने का श्रेय विश्वेश्वरैया को ही जाता है। विश्वेश्वरैया को भारत रत्न भी मिला है, उन्हें इंग्लैंड की सरकार से सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान मिला था इंजीनियर का। इस बहुत सारे उनका अचीवमेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक मैसूर का निर्माता कौन है, तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने हैदराबाद शहर में जो बार बार बाढ़ आता था उससे उसकी रक्षा, मतलब अपनी तकनीकी कौशल के बल पर हैदराबाद को बाढ़ से बचाया। और आज भी उस हैदराबाद में बाढ़ नहीं आता है। तो यही है आपका अंग्रेजों ने जो है विभिन्न क्षेत्रों को कैसे जीता। देखिए, एक बात जान लीजिएगा, भारत में एक दो शक्ति जरूर थी जो अंग्रेजों को चैलेंज ठोक सकता था। एक तो मैसूर था, लेकिन मैसूर के साथ यह दिक्कत था कि उसके पास सीमित क्षेत्र था थोड़ा सा, लेकिन मराठों के पास क्षेत्र सीमित था और मराठों के पास वॉरियर भी एक से एक थे। अगर कहा जाए, नागपुर के भोसले हुए, ग्वालियर के सिंधिया हुए, फिर आपको बड़ौदा के गायकवाड़ हुए, इंदौर के होलकर हुए, पूना के पेशवा हुए। ये जो पांचों जो मराठा नायक थे, ये चाहते तो अंग्रेज को खदेड़ सकते थे, लेकिन ये एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे रह गए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया, क्षमता भी मराठों में ही थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो भी मराठा सरदार थे वे आपस में एक दूसरे को डैमेज करने में लग गए। नहीं तो अगर मराठा और हैदर अली, चाहे मैसूर, दोनों मिलकर अगर कहीं एक राजनीतिक सोच का परिचय देते तो शायद भारत का इतिहास और कुछ होता। लेकिन खैर, इतिहास में क्या होता है और क्या नहीं होता है से मतलब नहीं है। इतिहास में यही होता है जो हम पढ़ रहे हैं, किंतु परंतु इतिहास में नहीं चलता है। इतिहास जो है वही है घटित। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और अब जो है आपका अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे जीता, यह अंतिम समाप्त हो गया। और भी इसमें कुछ टॉपिक बनेगा कि अंग्रेज़ों ने भारत को जीता या सोच के जीता या गलत फहमी में ही जीत लिया, बेखबरी के दौर में ही जीत लिया। कुछ टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। फिर जो है सहायक संधि, जो वेलेस्ली का सहायक संधि है, डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत है, ये सब का भी चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट डे, धन्यवाद।